हिंदी शिक्षण कक्षा 7। पुस्तक का नाम वसंत। पाठ 3 हिमालय की बेटियां। निबंधकार हैं नागार्जुन जी। अपनी अपनी पाठ्यपुस्तक खोलिए और ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, लेखक कहते हैं कि जब वह हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अर्थात हिमालय की ऊंची पर्वत चोटियों पर उसने चढ़ाई की, तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। यहाँ पर्वत की घाटियों में तो ये पतली सी दिखाई दे रही हैं, और इनका खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भाव भंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदानों में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। कौतूहल आश्चर्य, विस्मय माने भी आश्चर्य है, असमंजस आश्चर्य, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर, अर्थात हिमालय की जो कलकल करती प्रवाहिनी नदियां हैं, वो लेखक की नज़र में बेटियों के समान हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता के विराट प्रेम को छोड़कर इनका हृदय अतृप्त है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ, जली, नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अद्वितीयताएँ, सरसप्त उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सर्व, चिनार, सफ़ेदा, केल आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने ये बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, ब्यास, चिनाव, झेलम, काबुल, कुभा, कपिशा या कपिला, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला होगा, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा। उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली बालिकाओं का रूप
पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन लेखक को तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती अर्थात वेतवा को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई, और इसलिए शायद इस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा शक्लों में देखेगा, वो इस नतीजे पर अवश्य पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में से अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन पवित्र नदियों को दिया है। इस नदी की पावन शीतल प्रेममयी धारा को देखकर लेखक के मन में ये भाव भी उभरता है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तिब्बत की बात है कि मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। लेखक कहता है कि एक दिन सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। उसने नदी के जल में अपने पैर लटका दिए। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील बहते हुए स्वच्छ शीतल जल ने असर दिखाया। तन और मन तरोताज़ा हो गया। तो मैं लगा गुनगुनाने। लेखक क्या गुनगुनाने लगा, ये पंक्तियाँ सुनिए। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित तट पर, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। पुनः अवलोकन कर लेंगे। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इस प्रकार से कवि जो लेखक नागार्जुन जी हैं वो ये पंक्तियाँ गुनगुनाते हैं, और इसमें वह सतलज नदी को अपनी बहन मानकर उसकी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं, हे बहन सतलज नदी, आपकी जय हो। लीला अचरज, आपकी लीला बहुत ही अचरज भरी है। हुआ मुदित मन, आपके पास आते ही मेरा मन प्रसन्नचित हो गया, आनंदित हो गया। हटा खुमारी, और मन के किसी प्रकार के खुमार को, नशे को दूर कर दिया। मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। अब लेख से प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं। तो नागार्जुन उन्हें हिमालय की पुत्री के रूप में देखते हैं, प्रेयसी के रूप में देखते हैं, और अपनी बहन के रूप में भी देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र विशाल महाहिमनद हैं, परंतु लेखक ने उन्हें बताया है कि हिमालय के हृदय की एक एक पिघलती बूंद से ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का निर्माण हुआ है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? क्योंकि नदियों ने ही संपूर्ण सृष्टि का, इस प्रकृति का, सृष्टि का, जीव जंतुओं का, मानव का अपने माता के समान पालन पोषण किया है और करती हैं, और संपूर्ण सृष्टि को हरा भरा बनाती है, सिंचित करती हैं। लोग इसमें स्नान करते हैं और अपने सारे दुख दर्द
दूर होते हैं और अपनी थकान मिटाते हैं। नदियों का जल हमारे अनेक प्रकार से काम में आता है और अनेक धार्मिक सामाजिक मान्यताएं हमारी संस्कृति की अभिन्न अंग रही हैं और हमारे जीवन का अत्यंत घनिष्ठ संबंध आदिकाल से ही रहा है। और अनेक प्रकार से नदियाँ हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सहभागिता करती हैं, हमारे जीवन को सुखमय बनाने में सदा सहायक हैं, परंतु मानव ने उसे पर्यावरण से दूषित किया है। लेख से आगे कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने हैं और स्वयं लिखने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने पाठ को पढ़कर स्वयं विचार करके लिख सकते हैं। जैसे पहला है, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। तो इन कविताओं का संग्रह या चयन करके और तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। तो अनेक कवियों ने नदियों पर संबंधित जो कविताएं लिखी हैं उन्हें आपको लाइब्रेरी में पुस्तकों से ढूंढकर उन्हें लिखना है, एकत्र करना है। ये आपकी एक एक्टिविटी होगी, ये एक आपका शोध कार्य होगा। गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। ये पुस्तकें आपको लाइब्रेरी में उपलब्ध होंगी। यदि लाइब्रेरी के अलावा आप नेट से भी इन्हें सर्च करके आप इन्हें पढ़ सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं और इनमें तुलनात्मक आप विवेचन कर सकते हैं। प्रश्न 3, ये लेख 1947 में लिखा गया था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसी वर्ष उन्होंने ये निबंध लिखा था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि अनेक पर्यावरण दूषण मानव ने कर दिए हैं, नदी नाले शहर गांव के मिला दिए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हिमालय की बेटियां, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, और लेकिन लेखक नागार्जुन और इन्हें किन किन रूपों में देखते हैं। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं कि नदियों को मां मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है, प्राचीन है। नदियों ने हमें मां के समान पालन पोषण किया है और हमारी देखभाल की है। नदियां हमें पीने को जल देती हैं, हमारे कृषि कार्य को सिंचित करती हैं, हमें जीवन प्रदान करती हैं और अनेक प्रकार से जल का उपयोग करके मानव अपने जीवन को उपयोगी बनाता है। इस प्रकार से नदियां हमारे लिए माता के समान पूज्य हैं। नदियों को सदैव हमारी संस्कृति में देवी माना गया है और उन्हें साफ सुथरा रखने की और उन्हें पूजित करने की प्राचीन काल से ही परंपरा चली आ रही है। लेकिन आज मानव ने प्रकृति का, नदी का, पर्यावरण का, वनों का, सभी का दोहन शुरू कर दिया है। इसलिए आज सभी नदियां दूषित हो चुकी हैं। बड़े बड़े नाले, शहर गांव के, फैक्ट्रियों के अवसाद नदियों में सीधे ही छोड़ दिए जा रहे हैं और उनका जल प्रदूषित, गंदा और हानिकर हो गया है। इसमें मानव ही दोषी है। प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिक एवं महत्व के आधार पर नद, पुल्लिंग रूप में नद के रूप में भी माना गया है, यानी पुल्लिंग शब्द में इन्हें पुल्लिंग भी माना गया है। इन्हीं दो नदियों से सारी नदियों का संगम भी होता है। इन्हीं दो नदियों में प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी अपनी महत्ता है। कहा जाता है कि ये ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। इसका विशाल और विराट स्वरूप है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने में गर्व महसूस करता है। इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी फिर नोटबुक में लिख सकते हैं।
प्रश्न 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? नदियाँ युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा पालन पोषण करती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल के बिना अन्न की उत्पत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए नदियाँ माता के समान पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी हैं। मानव नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद भी अपना दुख और अपना दर्द सहकर भी लगातार उसी प्रकार हमारा कल्याण करती हैं, जैसे एक माता अपने पुत्र का कल्याण और उसका शुभ चाहती है। अतः काका कालेलकर जी ने नदियों को माँ के समान विशिष्टताओं के कारण उन्हें लोक माता का दर्जा दिया है। आज मानव पर्यावरण का दुश्मन बन गया है और काफ़ी मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण में बहुत महत्वपूर्ण उसका हानिकर योगदान रहा है। फिर भी जैसे माता अपने कुपुत्र को उसका शुभ चाहती है, उसी प्रकार नदियाँ आज भी मानव का शुभ चाहती हैं। चौथा प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की, अटखेलियों की और बर्फ से ऊंची ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी हरी भरी घाटियों की, देवदारू, चीड़, सरु, चिनार, सफेदा, केल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। प्रश्न 5, ये लेख 1947 में लिखा गया था। हिमालय की बेटियां। लेखक नागार्जुन। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आ चुके हैं, वर्णन करें। तो आप इसका बड़ी आसानी से वर्णन कर सकते हैं। आज पर्यावरण प्रदूषण में नदियों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण लगभग खो ही चुकी हैं। मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी इन नदियों में इस हद तक मिल गई है कि स्वच्छता का नाम निशान मिट चुका है। गंगा, यमुना जैसी पावन स्वर्गवाहिनी, जिन्हें त्रिपथगा नदी कहा जाता था, जो स्वर्ग और पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में बहती हैं, आज ऐसी नदियाँ अत्यंत प्रदूषित हो चुकी हैं। इसके गंगा यमुना का प्रदूषण इनका ज्वलंत उदाहरण है। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। अब ये कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिखने हैं, पाठ को पढ़ना है और जूम क्लास अटेंड करें, व्हाट्सएप द्वारा दिए गए कार्य को करें और स्वयं अध्ययन करें तथा अपने शिक्षकों एवं अभिभावकों की सहायता से अपने इस अध्ययन को सुव्यवस्थित एवं सुचारू रखें। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आएगा और उपयोगी सिद्ध होगा। फिर मिलेंगे एक नए उपयोगी शैक्षिक प्रोग्राम के साथ। अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।